नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। तो हम एसएससी जीडी को लेकर जीके एंड जीएस पढ़ रहे थे। तो उसी कड़ी में आज की हमारी क्लास रहेगी। आपको पता होगा इस क्लास में हम पीछे के आए हुए क्वेश्चन तथा उनसे जो संबंधित नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है। कहाँ की बात हो रही है? रेगिस्तानी क्षेत्र की। कि रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति है वो सामान्य रूप से पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झाड़ी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे, रेगिस्तानी क्षेत्र में झाड़ी प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है। रेगिस्तान में पानी के अभाव में कंटीले वृक्षों तथा झाड़ियों में बदल जाते हैं। ये वन गुजरात, राजस्थान, पंजाब आदि राज्यों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेमी वार्षिक से कम होती है। मतलब जहां पर 70 सेंटीमीटर वार्षिक से वर्षा कम होती है वहां पर झाड़ियां सामान्य तौर पर पाई जाती हैं। यदि हम राज्यों की बात करें तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब तीनों राज्यों में ज्यादातर पाई जाती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, पारंपरिक खेल इंशु कनार किस भारतीय राज्य से संबंधित है। भारतीय पारंपरिक खेल इंशु कनार किस राज्य से संबंधित है। तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम से। ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है। क्या पूछा है? ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीबिया में स्थित है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ग्रेट मैन मेड रिवर लीबिया में स्थित है। यह पाइपलाइनों का जाल है जिसके माध्यम से शुद्ध पानी की सप्लाई की जाती है। तो किस काम में आती है? शुद्ध पानी की सप्लाई करने के लिए काम में आती है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। कि ऋग्वेद है उसमें कितने मंडल या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। बताओ, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, कितने मंडल है? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। याद रखना 1028 क्या है? सूक्त हैं। एवं 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त की बात करें तो 1028 है। ऋचाओं की बात करें तो 10,462 है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल से सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। यदि बात करें गायत्री मंत्र कौन से मंडल से संबंधित है, तो तीसरे मंडल से संबंधित है। तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। सोम देवता के वर्णन की बात करें तो कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। नृत्य से एसएससी जीडी में लगभग एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है। मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो बताओ, मोड से कौन से राज्य का नृत्य है? तो नागालैंड का हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। मोड से भारत के नागालैंड राज्य का पारंपरिक नृत्य है। यह एक सामूहिक नृत्य है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। यदि पूछ ले कि मोड से नृत्य है, इसमें कौन कौन भाग लेता है? पुरुष अथवा महिला दोनों, या फिर पुरुष केवल पुरुष, ऐसे आ जाए तो इसमें क्या होगा? केवल पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्यों की ओर बात करें तो हम बटरफ्लाई डांस, आलू यट्टू, सदल के काई, चांगाई डांस, कुकी डांस, खंबा लिम्ब, मयूर डांस, रेगमा, सिचा, सकाई और मोयासाई इत्यादि कहाँ के नृत्य हैं? तो नागालैंड राज्य के नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, लोसांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है। कौन सा त्योहार पूछा है? लोसांग त्योहार पूछा है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोसांग सिक्किम राज्य की भूटिया जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है, या त्योहार है, सॉरी त्योहार है। कौन सी जनजाति का? भूटिया जनजाति का। तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार वर्ष के 10वें महीने के 18वें दिन यह त्योहार मनाया जाता है। यदि महीने की बात करें तो 10वां महीना, दिन की बात करें तो 18वें दिन यह त्योहार मनाया जाता है भूटिया जनजाति के द्वारा। यह त्योहार मुख्य रूप से 4 दिनों तक जारी रहता है। सिक्किम के अन्य त्योहारों की बात करें तो तिहार, दासेन, लोसर, बुमचू, दुपप्रकातेशी, सागा दावा इत्यादि यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। शशि थरूर, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, दुर्जोस दत्ता। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? शशि थरूर की पुस्तक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। इन्होंने यह पुस्तक 3 खंडों जिसमें मेरा हिंदूवाद, राजनीतिक हिंदूवाद तथा सच्चे हिंदूवाद की वापसी में प्रस्तुत की गई है। इस पुस्तक में हिंदुत्व एवं हिंदूवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारतीयता के वास्तविक अर्थ को उद्घाटित किया गया है। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट पुस्तकें देखें शशि थरूर की, तो बुकलेस इन बगदाद एवं द ग्रेट इंडियन नोवेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इनको। शशि थरूर की पुस्तकें हैं बुकलेस इन बगदाद एंड द ग्रेट इंडियन नोवेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? कौन से राजवंश की बात हो रही है? पल्लव राजवंश की बात हो रही है। पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांचीपुरम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। कौन था? सिंह विष्णु थे। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। इस वंश के प्रमुख शासक देखें यदि हम क्रम से, तो महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्धन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय तथा नंदी वर्मन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल या एसिड मौजूद होता है? किसकी बात चल रही है? टमाटर की। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसका आणविक सूत्र C2H2O4 होता है। अब इसके अलावा देखो प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना। देखिए सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, संतरे की बात करें तो सीट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, दही यानी खट्टा दूध में होता है लैक्टिक अम्ल, नींबू में होता है सीट्रिक अम्ल। इसके अलावा देखो चिंटी का डंक, बिच्छू का डंक या नेटोल, इन तीनों में क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? बताओ भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2017 को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के संबंध में सभी उपभोक्ताओं द्वारा क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं पर एक दर से समान रूप से कर देना जीएसटी के रूप में जाना जाता है। जीएसटी की फुल फॉर्म बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताओ धूपगढ़ चोटी है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि राजस्थान की बात करें तो कौन सी चोटी है सरोज? गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। तो धूपगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। यह पंचमंडी में स्थित है। पंचमंडी में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1352 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कहाँ की बात हो रही है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय खेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल आपको पता होना चाहिए। एसएससी में लगभग शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यदि चीन की बात करें तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, बांग्लादेश में है कबड्डी, नेपाल का है वॉलीबॉल, भूटान का है तीरंदाजी, म्यांमार की बात करें तो चिन लोन है, पाकिस्तान में हॉकी है और अफगानिस्तान की बात करें तो बुजकाशी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्चतम न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य होता है या अनिवार्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्चतम न्यायालय में 10 वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी? यानी हरित क्रांति सबसे पहले किस राष्ट्र में शुरू की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेक्सिको। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि हम भारत में बात करें हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, याद रखना। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति सर्वप्रथम मेक्सिको में शुरू की गई थी। नॉर्मल बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इस क्रांति का उद्देश्य मेक्सिको में गेहूं उत्पादन में वृद्धि करना था। 1944 में गेहूं की मार झेले मेक्सिको में 1963 में गेहूं का उत्पादन लगभग 6 गुना अधिक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? इसके बारे में बात चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंबई में हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई यानी मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर, याद रखना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी, यानी बंबई या मुंबई में हुई थी।
भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितनी फसलों के लिए है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 फसलों के लिए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 25 फसलों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2019 में नई दिल्ली में प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार 3 आधार रेखा, पीपुल, प्रॉफिट तथा प्लानेट पर केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो बताओ कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्हेल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हेल क्या एक मछली है। और हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, मछली के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मछलियों के समूह को स्कूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कूल कहा जाता है। व्हेल समुद्र में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। इसका आकार बड़ा होता है तथा इसकी लंबाई 30 मीटर तक देखी गई है। कितनी मीटर तक? 30 मीटर तक। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? इसकी बात हो रही है, क्रिप्स मिशन की बात हो रही है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। कब आया था? 1942 को। 1942 ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। याद रखना अध्यक्ष कौन थे। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं के सहयोग से युद्ध काल में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करना था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक बहिष्कार, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक बहिष्कार अवधारणा के अनुसार गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? और एमएसपी कितनी फसलों पर है? तो 25 फसलों पर है। 25 फसलों पर है वर्तमान में। तो तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी की होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी की होती है। यह आयोग भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। कब आया था? जनवरी 1965 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? तो बॉबी जिंदल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बॉबी जिंदल हैं। अगला क्वेश्चन है, नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्या पूछा है? डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नृत्य शैली डोलू कुनिथा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। डोलू कुनिथा, ये कुनिथा है। कुनिथा एक रश्मि नृत्य है जो विश्वेश्वरैया संप्रदाय के कुरुबा के साथ लोकप्रिय है। यह ढोल नगाड़ों की थाप और नाच गाने के साथ होती है। अगला क्वेश्चन है, एलईडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारों को 2014 में नोबेल प्राइज मिला था? तो बताओ एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलईडी शब्द का पूर्ण रूप लाइट एमिटिंग डायोड है, जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारों को वर्ष 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। एलईडी के आविष्कार के लिए 3 जापानी, यानी तीनों के तीनों कहाँ के थे? जापान के थे। सुजी नाकाथुरा, हिरोशी अमानो तथा इक्का अकासाकी को नोबेल प्राइज मिला था। याद रखना, सुजी नाकाथुरा, हिरोशी अमानो तथा इक्का अकासाकी को नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? एलईडी के लिए। कब मिला था? 2014 का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, फ्लोटिंग फूम दिस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्लोटिंग फूम दिस भारत के मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित लोकटक झील भी कहा जाता है। इम्फाल में स्थित झील को लोकटक झील भी कहा जाता है। इस झील में छोटे छोटे भूखंड या प्राकृतिक द्वीप पूर्व भारत की सबसे बड़ी साफ पानी की झील है।
पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो कौन सा अधिनियम था? विनियमन अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935 या मार्ले मिंटो अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1861? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 का अधिनियम था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश में शासित करने वाले मौलिक दस्तावेजों के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है ईएमई मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? कौन सा मंदिर है ईएमई मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? तो वडोदरा में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी गुजरात में स्थित है। कहां पर है? गुजरात में स्थित है। ईएमई मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के वडोदरा गुजरात शहर में स्थित है। यह एक अद्भुत शिव मंदिर है। यह याद रखना किसका मंदिर है? शिव मंदिर है, जो भारतीय सेना के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग समूह द्वारा बनाया गया है। यह भी याद रखना भारतीय सेना द्वारा निर्मित है। संविधान के 8वीं अनुसूची संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान अधिनियम 2003 द्वारा यथा अध्ययन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? यानी 8वीं सूची में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अध्ययन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो बताओ भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची है भाषाओं से संबंधित है, यानी भाषा से संबंधित है। कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं का वर्णन है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी। पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। बाद में 1967 यानी 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया। 1992 यानी 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को, तथा 2003 यानी 92वां संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को शामिल किया गया था। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? कहाँ की बात हो रही है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिरीनी पर्वत, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पिरीनी पर्वत शिखर स्थित है। यह पर्वत इबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप के महाद्वीप के अन्य भागों से अलग करती है। पिरीनी पहाड़ों की श्रृंखला पूर्वोत्तर में बिस्क के खाड़ी से दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर तक है। कहां से कहां तक है? पूर्वोत्तर में बिस्क के खाड़ी से दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर तक स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल की बात चल रही है कि लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहां पर है? गुजरात में, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें कालीबंगा की, कालीबंगा और पीलीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में। देखिए प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। याद रखना कौन सी नदी के तट पर लोथल शहर स्थित है? तो यानी भोगवा नदी। इस स्थल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर राव ने 1957 में की थी। लोथल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह भी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? 2004, 2008, 2010 और 2006? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2010, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। कौन से नंबर के थे? 19वें नंबर के थे। इन खेलों का उद्घाटन समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। चौक का रासायनिक नाम क्या है? बताइए चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? क्या पूछा है? किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। यदि सर्वाधिक की बात करें, यदि हम मैक्सिमम की बात करें और एक तरफ हम देखें मिनिमम, तो सर्वाधिक कहां पर है? बिहार में है, बिहार में। और सबसे कम कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है।
अरुणाचल प्रदेश में है। यदि हम बिहार की बात करें कि बिहार में कितना है, तो बिहार में कितना है, 1106 है। कितना, 1106। जबकि अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो 17 है। याद रखना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा था? कौन सी की बात हो रही है, 2019 वाले की बात हो रही है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन था? तो इंग्लैंड और वेल्स थे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश इंग्लैंड और वेल्स है। यह 12वीं क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता थी तथा 5वीं बार इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। 2023 की मेजबानी करने वाला देश कौन था? तो अपना देश भारत था। और 2023 में विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। और भारत क्या था? उपविजेता था। उपविजेता था। 2023 की बात चल रही है। 2023 में विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। और उपविजेता कौन था? तो भारत था। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? बताइए, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1995 में। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, शस्त्र और गोला बारूद रखने तथा उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1959। ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम 1959 में पारित हुआ था। यह अधिनियम देश के भीतर हथियारों के गैर कानूनी संग्रहण को रोकने के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? हथियारों के गैर कानूनी संग्रहण को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिल भाषा में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संगम साहित्य तमिल भाषा में 5वीं सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी के मध्य लिखा गया साहित्य है। इसकी रचना पांड्य शासकों द्वारा मदुरै में आयोजित 3 संगम के दौरान हुई थी। यह प्राचीन तमिल समाज की सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इनसे हमें तमिल समाज की सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? तो बताइए, मांसाहारी पादप कौन सा हो जाएगा? विनस फ्लाई ट्रैप हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विनस फ्लाई ट्रैप एक मांसाहारी पादप है। यह अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर जो उत्तरी या दक्षिणी कैरोलिना में है पाया जाता है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।